वेलकम गाइस टू दिस लेक्चर। आज हम देखेंगे द पार्टिसिपेंट्स ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। इससे पहले हमने पूरा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का इवेंट्स की क्रोनोलॉजी देखी थी। आज हम पार्टिसिपेंट्स पे एक एक करके जाएंगे। सबसे पहले हैं पीजेंट्स हमारे। पीजेंट्स होते कौन है? पीजेंट्स आर पीपल लिविंग इन रूरल एरियाज हु मेनली प्रैक्टिस फार्मिंग एंड ओन स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड, ठीक है, एंड समटाइम्स लार्ज प्लॉट्स ऑफ लैंड। ये होते हैं पीजेंट्स आपके। तो दो कैटेगरीज थी आपकी पीजेंट्स की जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में। फर्स्ट वाज रिच एंड सेकंड वाज पुअर। पहला रिच की बात कर लेते फिर पुअर पे आते हैं। अब देखो रिच पीजेंट्स के कुछ एग्जांपल्स हमें दिए हैं बुक में, जैसे पट्टिदार्स ऑफ गुजरात एंड जाट्स ऑफ यूनाइटेड प्रोविंस और यूपी। तो जो ये दोनों कैटेगरीज हैं आपकी, दीज आर द कैटेगरीज ऑफ लैंड ओनर्स, ठीक है। अब जो ये लैंड ओनर्स थे आपके, दे यूज टू कल्टिवेट कैश क्रॉप्स और कमर्शियल क्रॉप्स। अब जब डिप्रेशन आया, ठीक है, व्हेन द टाइम पीरियड ऑफ डिप्रेशन केम, तो इनका जो एग्रीकल्चरल इनकम थी, देयर एग्रीकल्चरल इनकम डिक्रीज्ड। अब एग्रीकल्चरल इनकम डिक्रीज होने की वजह से इनका प्रॉफिट कम हुआ, ठीक है। अब प्रॉफिट तो कम हुआ, लेकिन जो रेंट था या जो रेवेन्यू था जो इनको ब्रिटिशर्स को पे करना होता था, ठीक है, वो तो उतना ही रहा, ठीक है ना। सो दे वर फेसिंग फाइनेंशियल डिफिकल्टीज ड्यू टू दिस लैंड रेवेन्यू जो उनको ब्रिटिशर्स को पे करना पड़ता था। तो इनका जो मेन मोटिव था पार्टिसिपेट करने का सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में, वो रेवेन्यू रेट्स को रिवाइज करवाना था, ठीक है। और रिविजन का मतलब यहाँ पे है डिक्रीज इन रेवेन्यू रेट्स। ये इनका मेन एम था पार्टिसिपेट करने का मूवमेंट में। अब देखो पहले फेज में इन्होंने बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट किया, दे मोबिलाइज पीपल टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स एंड ऑल। लेकिन जब महात्मा गांधी ने फर्स्ट फेज कॉल ऑफ किया इन 1931, और जो गांधी इरविन पैक्ट था उसमें जब रेवेन्यू रेट्स के रिमिशन का या रेवेन्यू रेट्स के रिविजन का कोई क्लॉज नहीं आया, तो दे फेल्ट वेरी हार्ट ब्रोकन एंड डिसअपॉइंटेड। जब दोबारा स्टार्ट हुआ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इन विच इज़ द सेकंड फेज ऑफ द मूवमेंट 1932 में, तो इन्होंने पार्टिसिपेट ही नहीं किया और बहुत लिमिटेड पार्टिसिपेशन रहा इनका, ठीक है। तो दिस वाज द रिच पीजेंट्स इन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। अब हमारा आता है पुअर पीजेंट्स। देखो पुअर पीजेंट्स जो हैं दे वर स्मॉल फार्मर्स, और नॉर्मली ये रेंटेड लैंड में कल्टिवेशन करते थे और रेंट पे करते थे इन लैंडलॉर्ड्स को, ठीक है भाई। डिप्रेशन से ये भी काफ़ी हिट हुए, क्योंकि भाई एक तो देखो पहले से ये काफ़ी एक्सप्लॉइटेड थे बाय द लैंडलॉर्ड्स, और ऊपर से जब डिप्रेशन आया तो इनकी जो इनकम थी वो और ज़्यादा गिर गई, इट फेल। तो इनको लाइफ सस्टेन करना बहुत मुश्किल हो गया, और लाइफ सस्टेन करना ही बहुत मुश्किल हो गया, और ऊपर से इनको टैक्स भी पे करना पड़ रहा था, ठीक है, विच मेड इट डिफ़िकल्ट फॉर देम टू इवन सर्वाइव, ठीक है। सो इनका जो मोटिव था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट करने का, वो ये था कि जो भी अनपेड रेवेन्यू है इनका, ठीक है, उसको माफ़ कर दिया जाए, उसको, जिसको रेमिशन बोलते हैं हम लोग, ठीक है। इनकी एक और डिमांड थी कि दे शुड बी अ नो टैक्स कैंपेन, और दे शुड बी अलाउड टू पे नो टैक्स, ठीक है ना। अब जो ये नो टैक्स कैंपेन था, दिस वाज नॉट सपोर्टेड बाय इंडियन नेशनल कांग्रेस, क्योंकि इंडियन नेशनल कांग्रेस को सपोर्ट चाहिए था रिच पीजेंट्स का इस मूवमेंट को कैरी ऑन करने का, ठीक है। और इनका नो टैक्स कैंपेन का में साथ देके ये रिच पीजेंट्स को नाराज़ नहीं करना चाहते थे, इसलिए इंडियन नेशनल कांग्रेस डिड नॉट सपोर्ट देयर नो टैक्स कैंपेन। लेकिन अपने नो टैक्स कैंपेन को सक्सेसफुल बनाने के लिए जो ये स्मॉल फार्मर्स या पीजेंट्स हैं आपके, इन्होंने रेडिकल मूवमेंट्स में पार्ट लेना स्टार्ट किया, जो कि ऑर्गेनाइज करे जा रहे थे बाय सोशलिस्ट एंड कम्युनिस्ट्स, ठीक है, कंट्री साइड के अंदर। सो दिस वॉज योर पुअर पीजेंट्स इन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। अब हम बढ़ते हैं इंडस्ट्रियल एंड बिजनेस क्लास की तरफ एज पार्टिसिपेंट्स ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। थोड़ा बैकग्राउंड देखते हैं इनके बारे में। सबसे पहले देखो कि भाई वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पे जब सप्लाईज की बहुत ज़्यादा नीड थी ब्रिटेन को स्पेशली, तो इन्हीं इंडस्ट्रीज ने या इंडस्ट्रीज़ ने प्रोडक्शन बढ़ा के अपनी इनको सारी चीज़ सप्लाई करी थी, जिसकी वजह से इन इंडस्ट्रीज़ को काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट हुआ था ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 1। और इस प्रॉफिट की वजह से जब इनके पास पैसा आया तो इनकी पावर भी इंक्रीज़ हुई भारत के अंदर, ठीक है। और ये लोग जो चाहते थे कि अपना जो
प्रोडक्शन है उसको एक्सपैंड करना और ट्रेड को एक्सपैंड करना चाहते थे इंडस्ट्रीज हमारे। लेकिन जो कॉलोनियल पॉलिसीज़ थी वो इसको प्रिवेंट करती थी, क्योंकि जो कॉलोनियल पॉलिसीज़ थी रिगार्डिंग इंपोर्ट्स वो फेवर में थी फॉरेन गुड्स के और ब्रिटिश मेड गुड्स के। इंडियन गुड्स को इंपोर्ट करने के लिए ज़्यादा ड्यूटी लगती थी या टैक्स लगता था, लेकिन अगर फॉरेन गुड्स को इंपोर्ट करना है आपको भारत के अंदर तो उसमें कम ड्यूटी थी, ठीक है, विच वॉज फेवरेबल फॉर द फॉरेन कमोडिटी। इसके साथ रूपी स्टर्लिंग जो रेशियो था, एक्सचेंज रेशियो, इट वॉज हाईली इन फेवर ऑफ द स्टर्लिंग्स, तो आपको ज़्यादा रुपीज़ पे करने पड़ते थे फॉर लेस स्टर्लिंग्स, विच टिल्टेड द रेशियो ऑफ फाइनेंसेस इन फेवर ऑफ द फॉरेन इंडस्ट्रीज, नॉट लोकल इंडस्ट्रीज इन इंडिया। तो ये लोग चाहते थे कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के थ्रू इस ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस को पूरी तरह से हटा दिया जाए और ईज़ ऑफ ट्रेड आए भारत के अंदर, जिसकी वजह से ये एक्सपैंड कर सके अपना ट्रेड और इंडस्ट्रीज। तो इनके लिए स्वराज का मतलब था एंड ऑफ ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड बाय द ब्रिटिशर्स। अब इसको अचीव करने के लिए पहले इन्होंने दो ऑर्गेनाइजेशंस भी फॉर्म करी थी। पहला था IICC, दैट इज इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कांग्रेस, विच वॉज फॉर्म्ड इन 1920, और दूसरा था FICCI, फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, इन 1927। ये दोनों ऑर्गेनाइजेशंस बनाई गई थी टू वॉइस द डिमांड्स एंड कंसर्न्स ऑफ द इंडस्ट्रियलिस्ट्स। उनकी बात रखने के लिए, उनकी बात ब्रिटिशर्स तक पहुंचाने के लिए ये दो चीज़ें बनाई गई थी, ये दो ऑर्गेनाइजेशंस बनाए गए थे। और ये ऑर्गेनाइजेशन इसलिए भी बनाए गए थे कि जितने भी इंडस्ट्रीज़ हैं उनको लिंक किया जा सके एक दूसरे से, सो दैट दे बिकम मोर स्ट्रॉन्ग। अब देखो भाई हुआ क्या, जो कांग्रेस था वो भी इनके सपोर्ट से बहुत खुश था, ठीक है, क्योंकि ये लोग फाइनेंशियल सपोर्ट करते थे कांग्रेस को मूवमेंट में, और इन्होंने बाइकआउट किया था फॉरेन गुड्स को, जो कि बहुत मेजर पार्ट था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का, ठीक है ना। इन्होंने मना कर दिया था कि हम फॉरेन गुड्स ना खरीदेंगे ना हम इसको बेचेंगे, नाइदर वी विल परचेज नाइदर वी विल सेल द फॉरेन गुड्स। हमारी बात। अब देखो भाई, जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो गया आपका और सेकंड फेज में एंटर किया आपका सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, तब इन इंडस्ट्रियलिस्ट्स ने या बिजनेस क्लास ने पार्टिसिपेशन ज़्यादा नहीं दिखाया, ठीक है ना, क्योंकि मिलिटेंट एक्टिविटी सेकंड फेज में काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी, ठीक है ना, जिसकी वजह से डिसरप्शन होता था बिजनेस एक्टिविटीज़ के अंदर और जिसकी वजह से इनको लॉस होता था। समझ में आ रही बात। और दूसरा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की लीडरशिप के अंदर सोशलिस्ट इन्फ्लुएंस बढ़ रहा था। अब सोशलिस्ट आपको पता है क्या होते हैं, दे डिमांड इक्वल राइट फॉर वर्कर्स, उनका शेयर मांगते हैं वो प्रॉफिट में, उनका से होना चाहिए आपके वर्किंग ऑफ द कंपनी में, ये सब डिमांड होती है सोशलिस्ट की। तो जब इंडियन नेशनल कांग्रेस के अंदर सोशलिस्ट इन्फ्लुएंस बढ़ा तब इन्होंने अपना सपोर्ट जो था धीरे धीरे विड्रॉ कर लिया, फाइनेंसेस भी विड्रॉ कर लिए, ठीक है ना। दिस वॉज द इंडस्ट्रियल और द बिजनेस क्लास पार्टिसिपेशन इन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट।